था। सच पूछिए तो इसके संचालक से लेकर के अध्यक्ष तक और वक्तागण और कविता पाठ करने वाले सारे लोग आदिवासी ही रहे। एक मैं ही अतिक्रमणकारी के रूप में घुस आया हूं धन्यवाद ज्ञापन के बहाने। खैर, इस अतिक्रमण की भी वजह है क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन करना है, और आप लोगों ने जो सवाल उठाया है उन सवालों के परे भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और ये अनुज ने जो सवाल उठाया वो खास करके मौजूद ही है कि प्रगतिशील आंदोलन ने शायद, और मुझको भी लगता है कि शायद ये किया, लेकिन ये क्यों हुआ इसके गवाह महादेव दा भी हैं। पिछले साल डाल्टनगंज में एक झारखंड के हिंदी साहित्य पर चर्चा हो रही थी, और वहाँ एक सवाल आपके जो रिसर्च गाइड थे उन्होंने ही उठाया था कि भाई ये झारखंड ही ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक ये आदिवासी की चर्चा होती है और बाकी देश में कहीं और नहीं मिलता है ऐसा। तो उस समय जब मेरी बारी आई थी तो मैंने भी कुछ उनकी शंका का समाधान करने की कोशिश की थी, और वो था कि भाई झारखंड इस वजह से करता है, या झारखंड की आवाज़ आपको लाउड इसलिए सुनाई देती है कि सबसे अधिक यहीं के आदिवासी को वो संघर्ष करना पड़ा है, और सबसे पहले यहीं अंग्रेजों के खिलाफ भी आदिवासी उठने की हिम्मत जुटा पाए थे, और आज भी जो व्यवस्था का आतंक है उस आतंक के खिलाफ भी यहीं का आदिवासी जो है वो विरोध कर रहा है। बार बार हारने के बावजूद वो उठ जाता है, मैदान नहीं छोड़ता है। जो मैदान नहीं छोड़ेगा इतिहास में वही दर्ज किया जाएगा, और जो इतिहास में यदि दर्ज हो जाता है तो फिर उसको याद किया जाना हम सब के लिए ज़रूरी भी और मजबूरी भी, दोनों ही चीज़ें हो जाया करती हैं। ये तो बात ये रही। दूसरी कि प्रगतिशील आंदोलन पर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, और मैं इनको आरोप कम ज़्यादा हमारी कमियों को बताना, और सच पूछे तो प्रगतिशील आंदोलन इन बातों का हामी रहा है कि हम आलोचना भी करेंगे और आत्मालोचना भी करेंगे, हम असहमति का साहस व्यक्त करेंगे और सहमत होने का विवेक भी दिखाएंगे। हम आपके साथ सहमति का विवेक भी प्रदर्शित कर सकते हैं और असहमति का साहस भी दिखा सकते हैं। ये खामी और खूबी यदि कहें तो ये हम में है। दूसरी बात साथियों कि अब देखें कि अस्मिता के साथ सच पूछें तो जब स्त्री अस्मिता उभरी, आप देखें कि जगह उसको कहीं मिली तो इस प्रगतिशील आंदोलन ने ही सबसे पहले दिया। दलित अस्मिता उभरी है तो उसको भी जो स्वीकार करने से लेकर के उसको गति देने में भूमिका निभाई तो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए साथियों ने भूमिका निभाई। और आज भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए साथी ही हैं जो कि इन मसलों को लेकर के विभिन्न जगहों पर संघर्ष के भी साथी हैं और साहित्य में भी संघर्ष के साथी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। हाँ, ये सवाल हमारे सामने है कि अनुपात जो होगा या संघर्ष जो हम करेंगे उसमें कैसे, जो वर्गीय रूपांतरण का सवाल है कि आपके सवाल जो कि आज एक तरह से सच पूछें कि एक तरफ सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा है तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी खतरा हमारे सामने है, और दोनों ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो है वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। वहां आपकी आदिवासियत यदि बची रह सकती है तो वो कैसे बची रह सकती है, ये सवाल हमारे सामने है। और आज हम देख रहे हैं कि जिन अस्मितावादियों ने बहुत जिनकी आवाज सुनी जा रही थी, जिन्होंने विरोध का झंडा बुलंद किया था, वो कहां जाकर उनकी परिणति समाप्त हुई, कहां वो गए गंगा नहाने के लिए, और फिर गंगा नहाने के बाद जब वो उपयोगी नहीं लगे कैसे दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया गया। एक ताजा नाम, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उदित राज का आपके सामने हो सकता है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, वहां सवाल उठा रहे थे। सवाल उठा करके हमारे साथ जितनी दूर तक कोई भी अस्मितावादी विमर्श जा सकता है उतनी दूर तक आप उन ताकतों के साथ रहकर कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि जिन लोगों ने भी उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की विशुद्ध तौर पर सिर्फ, कारण कि जानिए हम मुक्तिबोध को भी जानते हैं कि भाई मुक्ति अकेले में कभी नहीं मिलती, वो है तो सबके साथ ही है। और जो अंतरराष्ट्रीय खतरे और बहुराष्ट्रीय कुमार यदि पत्थरगड़ी का समर्थन करता है तो देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा लादा जाता है, यानी बोलने तक से हमें डराया जा रहा है कि सच पूछे जो कि
स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है वह भी हमको नहीं हासिल है। अघोषित आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। और पत्थलगड़ी के संदर्भ में एक आए हुए थे दिल्ली के साथी जिनके साथ गया था, और एक सामान्य मुंडा आदिवासी से उन्होंने पूछा कि आखिर ये पत्थलगड़ी आप लोग कर क्यों रहे हैं। उसकी जो समझदारी थी, वो पढ़ा लिखा आदिवासी नहीं था, कहा कि भाई अब तक संविधान को छुपा करके सब रखा हुआ था, हम लोग संविधान की बात लिख रहे हैं, यहाँ यही कर रहे हैं। अब हम संविधान की भी बात यदि कोई आदिवासी लिखता है और वो कह रहा है कि हम संविधान की ही बात कर रहे हैं, तब भी वो देशद्रोही ठहराया जा रहा है। तो इस साजिश को समझना होगा और हमें वैसे तत्वों को, वो दुश्मन जो आपके ही रंग में, आपके भीतर, आपके गोल में शामिल हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है। हम वो बात कहेंगे तो शायद होगा कि भाई ये अर्बन नक्सल है, आप यदि वो कहेंगे तो आदिवासी की बात होगी, लेकिन माफ कीजिएगा आपके लिए भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाएगा। आपको भी यूसुफ पूर्ति की तरह और बाकियों की तरह या तो भूमिगत होना पड़ेगा, या फिर नहीं तो फिर सुधा भारद्वाज की तरह जेल में जाना पड़ेगा, या सोनी सोरी की तरह कोई और प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। और ये प्रताड़ना हमें झेलनी नहीं पड़े, बल्कि उस प्रताड़ना के खिलाफ हम अड़े, लड़े और आगे बढ़े तो शायद कामयाबी हम सबको मिल सकती है। बहरहाल हम ये आपको भरोसा दिला सकते हैं। आज तक, कल से क्या होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे भी हम साथ रहे हैं, साथ चलेंगे और साथ बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ। जो अध्यक्षता हमारे महादेव दा ने की, ताकि ये इनसे संवाद का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। जसिंता जी हैं, अनुज हैं, जिनको कि लेखन से भी और बातचीत के सिलसिले में भी, नितिशा जिनसे कि मेरी शायद पहली या दूसरी मुलाकात है, एक बार शायद कहीं हमने देखा हुआ चेहरा लगा, इनका बातें सुनने का मौका मुझे आज ही मिला है। और साथी किस्कू जी, टुडू जी, और ये दूर अरुणाचल से, जो कि एकदम हमारा पूर्वोत्तर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, चाइना के बॉर्डर और बर्मा के बॉर्डर के पास से, वहाँ से चल करके जमुना जी आई हैं। इन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सुनीता जी के प्रति मैं आभार क्या व्यक्त करूँ, कारण कि जो कुछ है वो इन्हीं का है। फिर भी एक संगठन का दायित्व मेरे ऊपर भी है, उस संगठन के दायित्व के वाहक के नाते मैं आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब नहीं होते तो शायद आज घाटशिला में हम सब नहीं आ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।